हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक वो तमाम चैप्टर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। साथ ही साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग आपके CUET के पर्पज से हम लोग एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का आपको एक मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी मिल चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट पेपर क्यों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है? क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा जब हम सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, और ये आपके साथ नहीं, ये तमाम स्टूडेंट्स के साथ होता है। साथ ही साथ जब हम हमारे एग्जाम्स देने जाते थे तो हमारे साथ में भी यही होता था कि पूरा सिलेबस कई बार नहीं होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि सिलेबस को निपटाने से ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये MCQ आपको बताएंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड, कैसे गैस वर्क काम करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ में अपने आप को टेस्ट कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में देखिए कि आपके जवाब सही होते हैं गलत होते हैं। मेरे साथ में आप लोग भी सॉल्व कीजिए। पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, why did India not join either of the two camps, that is Western Alliance और Eastern Alliance during the Cold War era? इंडिया ने इन दोनों कैंप्स को क्यों नहीं ज्वाइन किया कोल्ड वार एरा के दौरान? चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट अलायंस को देखिए, इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया? पहला ऑप्शन है इंडिया वॉज अफ्रेड ऑफ बोथ ऑफ द कैंप्स। दूसरा, इंडिया वॉज वर्किंग फॉर अ थर्ड कैंप। थर्ड, इंडिया वॉन्टेड टू कीप अवे फ्रॉम बोथ द अलाइंसेस। both the US and the Soviet Union were era। ठीक है, तो इसमें से क्या आपको सही जवाब लगता है? पहला, इंडिया वॉज अफ्रेड ऑफ बोथ ऑफ कैंप्स, ये तो हो नहीं सकता। फिर फोर्थ वाला ऑप्शन, बोथ द US एंड सोवियत यूनियन एरा वॉज एन एरा, ये भी नहीं हो सकता। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने 2 क्वेश्चन को, तो हमने 2 आंसर्स को तो यहां से हटा दिया है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? हमारे पास में 2 ऑप्शन अभी भी बचे। तो इन 2 ऑप्शन में अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो हमें गैस वर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। जय माता दी कैसे करके आते हैं पेपर में, वो करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 जवाब है, इंडिया वॉज वर्किंग फॉर अ थर्ड कैंप और इंडिया वॉन्टेड टू कीप अवे फ्रॉम बोथ द अलायंसेस। इंडिया को दोनों अलायंसेस से दूर रहना था, इंडिया दोनों से नहीं एक तरीके से मिलना चाहता था। सो इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम बोथ द अलायंसेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 वर्ड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following is a cause of disintegration of the Soviet Union? इनमें से कौन से रीजंस हैं, ये जो 4 पॉइंट है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन की हम लोग बात करते हैं? पहला है inability of Soviet Union to correct its own mistakes. Then next, over aspiration of the people. Then rapid economic development. Then superiority of the Soviet system over Western capitalism. कौन सा जवाब आपको सही लगता है? इसमें देखेंगे तो ये जवाब भी नहीं होगा, ये जवाब भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो फर्स्ट वाला है, इनएबिलिटी ऑफ सोवियत सिस्टम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, अपनी गलतियों और इन सब की वजह से ही आखिरी में हम लोग देखते हैं कि सोवियत यूनियन हो जाता है कोलैप्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओवर एयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which 2 countries signed the Indus Water Treaty with the World Bank as a negotiator? इंडस वाटर ट्रीटी 2 कौन सी कंट्री ने साइन किया था और उसमें वर्ल्ड बैंक किसका काम कर रही थी? वर्ल्ड बैंक नेगोशिएटर, एक मिडिल मैन का काम कर रही थी। कौन सी 2 कंट्री है? इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। अब जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? वो कश्मीर से ओरिजिनेट होके और यहाँ पे पाकिस्तान के टूवर्ड जाती है, ठीक है। बांग्लादेश अफगानिस्तान इधर नहीं जाती है, वो पाकिस्तान के टूवर्ड जाती है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 वर्ड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स
which among the following political leaders established a democratic government in 1988? प्योरली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, प्योरली और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने आपके एनसीईआरटी का कौन सा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला, जो साउथ एशिया वाला चैप्टर है, ठीक है, आपने वो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया एंड साउथ एशिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, चैप्टर के नाम भी बदले गए हैं, लेकिन जो साउथ एशिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर से सीधा सीधा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उठाया गया है ये, ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। तो आपको यहाँ पे थॉरो विद द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइंस, एनसीईआरटी के शब्द, आपको इनसे थॉरो होना पड़ेगा, ठीक। पहला ऑप्शन क्या है? जनरल अयूब खान, बेनजीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ तो 1988 में कहाँ उस समय थे, मतलब, ठीक है, आपको हमेशा जो डाउट होगा वो इन दोनों में थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज बेनजीर भुट्टो ओवर हियर। क्लियर? नेक्स्ट, on what principle the constitution of Bangladesh was drafted? Again from that chapter only question आया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रिंसिपल थे जिन पे कि जो बांग्लादेश का जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तो कौन कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पे ड्राफ्ट हुआ था। पहला है सेक्युलरिज्म, दूसरा है डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ इज कम्युनिज्म। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक्युलरिज्म भी था, डेमोक्रेसी की भी बात की गई थी। अगर कोई सोशलिज्म का भूल भी जाएगा तो भी उसे ध्यान रहेगा कि डेमोक्रेसी की बात की गई थी, सेक्युलरिज्म की बात की गई थी, तो ए और बी होना ही है। और यहाँ पे हमारे पास में जवाब है क्या? यहाँ पे जो जवाब है यहाँ पे लिखा गया है बोथ ए एंड बी, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में क्या देख रहे हैं? बोथ ए एंड बी दिया है, कम्युनिज्म नहीं, ठीक। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस? अब आपको भी पता है यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का नहीं है, हमें उसका जवाब आपको बताना है। पहला हो गया सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फोर्थ हो गया जनरल असेंबली, ठीक है। सो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इसका पार्ट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जनरल असेंबली भी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यूएन का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक इज नॉट एन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। क्लियर है? सो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इसका जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 वर्ड्स पढ़ते हैं। द आसियान वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान हो तो 12th में भी जब आप लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बार बार बताया था आसियान वे, ठीक है, पेपर में भी आया था। तो आसियान वे पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जहां पे आप लोग कंफ्यूज होगे वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। द आसियान वे रिफ्लेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ आसियान मेंबर, पहला ऑप्शन। दूसरा, अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग द आसियान मेंबर, that is informal and cooperative. Third, defense policy followed by ASEAN member. Fourth, the road that connect all ASEAN members. इसका अगर आप देखोगे चारों ऑप्शन, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन क्या लगेंगे? आपको लगेंगे सर ये चारों ऑप्शन ही तो सही है, ठीक है। अब जब आपको ऐसा लगे कि सर चारों ऑप्शन ही सही है तो वहां पे सही भी होते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, जब ऐसा लगे तो बेस्ट वन वी हैव टू पिक, बेस्ट वन। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां आपको लगेंगे चारों सही, लेकिन चारों सही होंगे नहीं, ठीक है, उनमें से कोई बहुत ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो आपको बेस्ट वन यहाँ पे पिक करना है, आपको क्या करना है? बेस्ट वन यहाँ पे पिक करना है, ठीक। सो आसियान वे से आप क्या समझते हैं? आसियान वे से आप यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन अमॉन्ग आसियान मेंबर, दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, उसमें थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा क्लियर करो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका इज फॉल्स? which one of the following statement about the ethnic conflict in Sri Lanka is false? Politics in Sri Lanka openly favored the Sinhalas, interests of Tamils were neglected, then liberation tigers of Tamil Eelam were supported by SAARC countries, now there was no political equality in Sri Lanka. तो इनमें से कौन सा आपको false लग रहा है? false इसमें
सी वाला होगा, ठीक है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम वे सपोर्टेड बाय द सार्क कंट्री, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमें कौन से आंसर पे टिक करना है, यहाँ पे हमें इस वाले सी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है। आपको ये जो ट्रू फॉल्स ये वाले जो स्टेटमेंट है इन पे आप लोगों को क्या करना है, इन पे आप लोगों को यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि कहाँ पे ट्रू है कहाँ पे फॉल्स है, तो वहां पे सी वाला पे टिक करना है, ठीक है। सो ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट और नॉट, ये जो स्टेटमेंट रहेंगे, ये जो शब्द रहेंगे, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, कहीं ट्रू कहीं फॉल्स, कहीं करेक्ट कहीं इनकरेक्ट कहीं नॉट, ठीक। तो ये जब भी आंसर में रहे तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शांति से, बहुत शांति पूर्वक आप इनको पढ़ेंगे कि कहाँ ट्रू लिखा है, कहाँ फॉल्स लिखा है, कहाँ करेक्ट, कहाँ इनकरेक्ट, कहाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको इन तमाम चीजों को क्या करना होगा, आपको इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। नाउ हियर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे कौन कौन से पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ठीक। पहला, इट रिजल्ट इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, it gives way to the more minimal state. Then next, it has restricted the movement of capital across the country, and D both A and B. अब जो C वाला है ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है, C वाला क्या बता रहा है आपको, C वाला इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन बता रहा है, C वाला आपको इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है सी वाले में। और जो ए और बी है ये दोनों बात कर रहे हैं किसकी, ये दोनों बात कर रहे हैं, ए और बी जो है ये दोनों बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हुआ वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड बी। इसको आपको टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What does the left wing argue about the contemporary globalization? लेफ्ट विंग क्या कहता है। अब होगा कि सर लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है। देखो जो लेफ्ट विंग रहता है ना, हम ऐसे लेफ्ट यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी समझ लो यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन भूल गए होंगे ना, ग्लोबलाइजेशन को मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट विंग, और यहां पे ग्लोबलाइजेशन में हम लोग कर देते हैं राइट विंग। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में लेफ्ट विंग और ग्लोबलाइजेशन में राइट विंग। तो जो लेफ्ट विंग है ये अपोज टू प्राइवेट सेक्टर रहता है, अपोज्ड, ठीक है, अपोज टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक। और ये कहो तो अपोज टू ग्लोबलाइजेशन भी रहता है, इनको ग्लोबलाइजेशन पसंद नहीं। और जो राइट विंग है, राइट विंग हमेशा फेवर में रहता है, किसके फेवर में रहता है, फेवर ऑफ कैपिटलिज्म और फेवर ऑफ प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, फेवर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक। तो यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पे लेफ्ट विंग का है। लेफ्ट विंग हमेशा ग्लोबलाइजेशन की क्या रहेगा, लेफ्ट विंग हमेशा ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में रहेगा, प्राइवेट प्लेयर के अगेंस्ट में रहेगा। और जो राइट विंग रहेगा वो हमेशा कैपिटलिज्म को फेवर करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ व्हाट डज द लेफ्ट विंग आर्ग्यू अबाउट द कंटेम्परेरी ग्लोबलाइजेशन। लेफ्ट विंग, ध्यान रखना, ग्लोबलाइजेशन मेक्स रिच रिचर, पुअर पुअर, they want to return to self-reliance, globalization harms the traditional culture, all of the above। बेसिकली लेफ्ट विंग यहाँ पे हमें इकोनॉमिक टर्म्स में बात करनी, सो लेफ्ट विंग बोलता है ग्लोबलाइजेशन मेक रिच रिचर, पुअर पुअरर, मतलब ग्लोबलाइजेशन अमीर को और अमीर बना देता है और गरीब को और गरीब बना देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर ओवर हेयर,
ठीक, गॉट इट, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिवर्ड्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कल्चरल होमोजेनाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है, कौन सा एक स्टेटमेंट या सारे के सारे या जो भी है, ठीक है। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप क्लास 12th में भी कंफ्यूज हुए थे। तो जहां जहां आप क्लास 12th में कंफ्यूज हुए थे ना, क्लास 12 जब आप लोग पढ़ रहे थे अपने एग्जामिनेशन के लिए, वहां आपको एमसीक्यू के बेसिस में सीयूईटी भी पूछेगा, वहां आपको एमसीक्यू के बेसिस पे सीयूईटी में भी सवाल पूछे जाएंगे जहां जहां आप कंफ्यूज हो रहे थे। पहला, it refers to a rise of uniform cultural of different cultural practices into a common culture। ठीक, पहला बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म कल्चरल हो जाता है, ठीक है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन से एक यूनिफॉर्म कल्चरल हो जाता है, यूनिफॉर्म कल्चर हो जाता है, और जो भी कॉमन कल्चर रहते हैं वो सब मिक्स होकर एक ही कल्चर बन जाता है। जो अलग अलग कल्चर रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमें इरोड होते नजर आते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही। इट इज व्यूड नेगेटिवली एट दिस लीड टू रिडक्शन इन कल्चरल डाइवर्सिटी, बिल्कुल, क्योंकि इससे कल्चरल डाइवर्सिटी कम होती जाती है और एक हमें कॉमन कल्चर मिल जाता है। तो तीनों पॉइंट सही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following was a challenge that independent India faced। इनमें से कौन सा एक चैलेंज था जो कि ऐसा लग रहा था कि इंडिपेंडेंट इंडिया ने फेस किया है? शेप अ नेशन दैट वाज which among the following was not। देखो यहां मेरे से भी चूक हुई ना, तो ऐसी चूक आपसे भी होगी जैसे अभी चूक मुझसे हुई। which among the following was not a challenge, which among the following was नॉट अ चैलेंज दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंडिया को वो चैलेंज कभी फेस ही नहीं करना पड़ा? ठीक है, आजाद भारत को कभी चैलेंज वो फेस ही नहीं करना पड़ा। पहला, शेपिंग अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, बिल्कुल नेशन बनाने का काम हमारे लिए चैलेंजिंग था। ठीक, नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग ऑटोक्रेसी, देन इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, बिल्कुल ये भी चैलेंज था कि हमें सारे लोगों के लिए वेलबींग, सब कुछ सोसाइटी बढ़िया से बनाना। नेक्स्ट, स्टैब्लिशिंग पीस बिटवीन टू रिलीजियस ग्रुप, बिल्कुल हमारे यहाँ रिलीजियस डिवीजन थे तो उसमें भी पीस स्टैब्लिश करना ये भी चैलेंज था, लेकिन ऑटोक्रेसी नहीं। ऑटोक्रेसी को स्टैब्लिश करना ये कभी इंडिया के लिए चैलेंज नहीं रहा, बिकॉज इंडिया क्या करता है, इंडिया में क्या डिक्टेटरशिप, इंडिया में क्या वन पार्टी रूल है, इंडिया में कहीं पावर किसी एक इंसान के पास है क्या? जी नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया में क्या है? इंडिया में है डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में ऑटोक्रेसी नहीं है। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में ऑटोक्रेसी हमें देखने को नहीं मिलती है। क्लियर, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो स्टैब्लिश ऑटोक्रेसी पे हम लोग क्या करेंगे? स्टैब्लिश ऑटोक्रेसी पे हम लोग क्लिक कर देंगे, सही, इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज लीडरशिप द सेकेंड 5-year प्लान वॉज ड्राफ्टेड। यहाँ पे किसके लीडरशिप में? अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ये भी क्या है? ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि किसके लीडरशिप में सेकेंड 5-year प्लान ड्राफ्ट हुआ था। ठीक है, किसके लीडरशिप में? पहला, पीसी महानलोबिस, ठीक है, केसी नियोगे, टीटी कृष्ण रामचारी, देन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, सेकेंड 5-year प्लान जो कि बहुत फेमस है, महानलोबिस प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीसी महानलोबिस, ये इसका सही जवाब होगा। सेकेंड 5-year प्लान में आपको पता है कि ही इज एन एमिनेंट, ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और इनके उससे सेकेंड 5-year प्लान नाम से ही फेमस है, तो सेकेंड 5-year प्लान को महानलोबिस प्लान भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ए को मार्क कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर द पंचशील वॉज साइंड। अगेन देखो कुछ
आपको हर ईयर याद नहीं करने हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब कुछ पढ़ के जाइए, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ दिया तो उसको याद कर लो। नहीं हो रहा है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक दो बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हो जाएगा। पंचशील कब साइन हुआ था? पंचशील अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो 1954 में साइन हुआ था। अब यहाँ पे तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बैक करता हूं, यहाँ पे तो सारे ईयर एक जैसे है, 44, 55, 56, 50, तो यहाँ पे कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। लेकिन कई बार क्या भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ऑप्शन दे देते हैं 1990, एक ऑप्शन दे देंगे 1947, एक ऑप्शन दे देंगे 1954 और एक ऑप्शन दे देंगे 1960। तो आप यहां से ऐसे, अभी तो अब अगर ऐसे मिल जाए तो एलिमिनेशन का मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो यहां पे आप कर सकते हो कि 1990 में कहां पंचशील साइन होने जा रहा है, तो ये वाले ऑप्शन को हमने क्या किया, इस वाले ऑप्शन को हमने रिजेक्ट कर दिया। 1960 में भी नहीं होने जा रहा। अब जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे ही थोड़ी ना हम एग्रीमेंट एकदम से पंचशील वाला साइन करेंगे, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो 1954 में हमने इसे साइन किया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year voting method of an entire country shifted to an EVM? अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, कौन से साल में वोटिंग मेथड को ईवीएम से शिफ्ट किया था? लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। 1999 में, ठीक है, 1999 में ये जो वोटिंग मेथड है पूरी कंट्री का, उसको किस में शिफ्ट कर दिया था? उसको शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसको मार्क करेंगे? यहाँ पे हम आप ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1999 को आप लोग टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की टूवर्ड्स बढ़े, ठीक है। Now, which party dominated first three general election? Here the general election means कोई स्टेट नहीं पूछा है, जनरल इलेक्शन मींस लोकसभा इलेक्शन की बात हो रही है कि कौन सी पार्टी ने डोमिनेट किया है पहले 3 जनरल इलेक्शन में। तो पहला हो गया कम्युनिस्ट, मतलब ऑप्शंस है, पहला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 भारतीय जनसंघ, देन सोशलिस्ट पार्टी। तो कौन होगा? पहले 3 जनरल इलेक्शन याद करो, 1952 वाला दौर से इलेक्शन शुरू हुए थे। पहला जनरल इलेक्शन 1952 में था, ठीक। तो पहले 3 इलेक्शन में हम लोग देखते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमें कहा हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेसी कांग्रेस का राज देखने को मिल रहा था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस सिस्टम पे भी सवाल आ सकता है, इसे हम कांग्रेस सिस्टम, इसे हम कांग्रेस सिस्टम भी कह सकते हैं कि विच पार्टी डोमिनेटेड द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो उसमें आप लोग लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज फेमस फॉर कांग्रेस सिस्टम। क्लियर है? समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला, B1 इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक। अगला सवाल क्या कहता है? द करेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज, करेंट मतलब प्रेजेंट, आज के टाइम की गवर्नमेंट इज नोन एज। अब ये कहां पे मिलेगा सर? आप बोलोगे कहां पे था ये अगर आपको ध्यान हो तो सीबीएसई ने एक एडिशनल टॉपिक की लिस्ट निकाली थी, उस एडिशनल टॉपिक में से ये सवाल पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो वो एडिशनल टॉपिक भी पढ़ते रहना, उस एडिशनल टॉपिक से भी आपको सवाल आ सकते हैं। सो उन एडिशनल टॉपिक्स को भी आपको पढ़ते रहना है। द करेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज, पहला है कांग्रेस सिस्टम, दूसरा है बीजेपी सिस्टम, तीसरा है कोएलिशन सिस्टम, फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। आज के सिस्टम को बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या टर्म किया है? आज के सिस्टम को बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बीजेपी सिस्टम के तौर पे उसको बोला है कि आज का सिस्टम हमें बीजेपी सिस्टम लगता है। आज का सिस्टम जो है वो क्या है? वो है बीजेपी सिस्टम। क्लियर? समझ में आ गया? सो यहाँ पे हम आंसर नंबर बी उसको। और अगर अर्लियर बात करें तो आप पूरा, अगर हम लोग पॉलिटिकल इंडियन हिस्ट्री को देखें तो इंडियन हिस्ट्री को अगर मैं देखूंगा तो अर्लियर हम लोग देखते हैं 1950 से लेके 1990s तक या 1980s तक हम लोग कहते हैं, 1980s तक या 1990s तक हम लोग कहते हैं इट वाज अ टाइम ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक। इसको लिख ही लो, कहीं पे भी सवाल आपसे पूछे तो आपको बन जाना चाहिए कांग्रेस सिस्टम। फिर यहां पे 1990s to 2014 it was
एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, या फिर रीजनल पार्टीज, एरा ऑफ रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टी वाला भी हम इसे बोलते हैं, रीजनल पार्टीज। ठीक है, और अगर हम लोग 2014 से देखें, यहां पे देख रहा हूं मैं 2014 टिल प्रेजेंट इज नोन एज बीजेपी सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बीजेपी सिस्टम। तो 1950 से लेकर 1990 तक हो गया कांग्रेस सिस्टम, फिर 1990 से लेकर 2014 तक एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, या हम लोग उसको बोल सकते हैं एरा ऑफ रीजनल पार्टीज, और वी कैन से राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, एंड फ्रॉम 2014 टिल प्रेजेंट वी आर विटनेसिंग बीजेपी सिस्टम। हम क्या देख रहे हैं, हम बीजेपी सिस्टम यहां पे देख रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे क्या सवाल था, यहां पे सवाल था करंट, यहां पे करंट मतलब प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिस्टम को हम लोग यहां पे बोलते हैं द बीजेपी सिस्टम, यहां पे हम बोलेंगे बीजेपी सिस्टम। अगला सवाल कह रहा है What kind of special power to the government are provided by Indian Constitution during emergency? कौन कौन सी स्पेशल पावर सरकार को दी जाती है, कब, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? कौन कौन से स्पेशल पावर, यहाँ पे किसकी बात की गई है, इमरजेंसी, और स्पेशल पावर कौन कौन सी दी जाती है सरकार को इमरजेंसी के दौरान? तो 4 ऑप्शन है। पहला है प्रेस सेंसरशिप, दूसरा है पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड विद द यूनियन गवर्नमेंट, तीसरा है powers are concentrated with union government, तीसरा है गवर्नमेंट हैज पावर टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम राइट, एंड चौथा है बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही जवाब है, इस सवाल के जवाब को सोचो, इन चारों में से आपको कौन सा सही जवाब लगता है वो बताओ। यहां पे अब आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमें तो तीनों जवाब सही लग रहे हैं, मतलब 1 2 3 तीनों सही लग रहे हैं, लेकिन जो 4th ऑप्शन है वो बी और सी का दिया है, यहां कहीं ऐसा नहीं लग रहा ए बी सी। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद अगर आपको ध्यान हो तो बहुत सारी चीजें क्या हुई, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पे प्रेस सेंसरशिप अब नहीं रही है आज के तारीख में। उस समय पे जब इमरजेंसी लगी थी तब प्रेस सेंसरशिप हुआ था, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं कि अगर आज के टाइम पे अगर इमरजेंसी लग जाती है तो केंद्र सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में कौन कौन सी पावर रहती है। तो यहाँ पे आपको किस पे करना है, बोथ बी एंड सी पे। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। आज की तारीख में कुछ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। Now next question number 19. Which of the following were the consequences of emergency imposed in 1975? कौन से consequences थे जब emergency impose की गई? What were the consequences जो 1975 की emergency है? पहला, the government made a large scale arrest under preventive detention. दूसरा, press censorship was imposed on the newspaper. तीसरा, fundamental rights were suspended, and the fourth one is all of the above. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे इमरजेंसी के? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे, क्योंकि ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस थे ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, ये भी हुआ था, प्रेस सेंसरशिप भी हो गई थी न्यूज़पेपर पे, फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हेयर। क्लियर? ठीक, सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following were included in 20-point programs launched by इंदिरा गांधी? इनमें से कौन सी चीजें 20-point प्रोग्राम में इंक्लूड की गई थी, जो भी प्रोग्राम जो कि इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था? ठीक है, Which of the following were included in 20-point प्रोग्राम लॉन्च बाय इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी के द्वारा जो 20-point प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इनमें से कौन कौन सी चीजें इंक्लूड थी? पहला, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये वाला था। लैंड रिफॉर्म, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस, बिल्कुल ये भी था। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ठीक है। देन फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? तो इसका भी क्या होगा? इसका भी ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर ये था और मान लो ये नहीं भी था तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। मतलब
दो वैसे हैं क्या, तो ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। ठीक, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि चला लेना पेपर में, थोड़ा सा अपना ज्ञान चला लेना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे सही जवाब होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेल भरो एगिटेशंस वेर कंडक्टेड बाय, जेल भरो एगिटेशंस किसके द्वारा, भारतीय किसान यूनियन, चिपको मूवमेंट, एंटी आरएक मूवमेंट एंड नेशनल फिशर वर्क फोरम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो आप एलिमिनेशन से ही हटा दोगे और जिसे पता होगा वो डायरेक्ट भारतीय किसान यूनियन पे मार्क कर देगा। फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। अब यहाँ आया थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 असर्शन रीजन के बेस पे है। ठीक है, असर्शन, द रूट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लीगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी का एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी चीजें देख रहे हैं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली है, तो उसके रूट्स कहीं ना कहीं हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, उसके रूट्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, इस फ्रीडम स्ट्रगल में हमें कहीं ना कहीं रूट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा इसका रीजन, दिस वॉज सिमिलर टू द dominance of African National Congress has played in South Africa at the end of अपार्थाइड, जब वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट वगैरह हुए, जब सारी चीजें हटी वहां पे, तो सेम वहां की जो कांग्रेस थी उनको भी अच्छी खासी सक्सेस देखने को मिली। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए यहाँ पे, ये है स्टेटमेंट नंबर 1 और ये है स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस में से। पहला, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, और ए का जो है, ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, आर है। ठीक, ये पहले ने बोल दिया। दूसरा क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। ठीक है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, कोई किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तीसरा बोल रहा है कि ये सही है लेकिन ये गलत है। फोर्थ वाला बोल रहा है कि ए इज फॉल्स, ये वाला फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना, कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दोनों किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है लेकिन दोनों किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे किसको मार्क करोगे, आप यहाँ पे मार्क करोगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये पहले देख लिया, बी वाला सही है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के 2 वर्ड्स बढ़ते हैं। Which among the following made इंदिरा गांधी वेरी पॉपुलर among her masses? इनमें से कौन से पॉलिसीज ने इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया among the masses? पहला है सोशलिस्ट पॉलिसी, दूसरा है यहाँ पे कैपिटलिस्ट पॉलिसी, तीसरा है नेशनलिस्ट पॉलिसी एंड फोर्थ इज वेलफेयर पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी कौन से पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गई, तो वो है सोशलिस्ट पॉलिसी की वजह से। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट पॉलिसीज को फॉलो किया था ना, इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट पॉलिसी को यहां पे फॉलो किया था। सोशलिस्ट पॉलिसी में क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो तो सोशलिस्ट पॉलिसी में उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम। देन यहां पे हमने क्या देखा था, दूसरा अगर हम देखें तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ पीएसयूज एंड बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। मैं आपको सारी स्कीम्स बता दे रहा हूं ताकि कभी इनका क्वेश्चन आप सोचो नहीं तो सर ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर इनका कभी प्रोग्राम, इनकी कभी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करो। फिर इसके बाद में क्या करोगे,
20 पॉइंट प्रोग्राम, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, ये चीजें इंदिरा गांधी की एकदम फेमस थी, ठीक है। इरेडिकेशन, और यहां पे उन्होंने साथ साथ में एक गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हमें सोशलिस्ट के टूवर्ड्स टेंड करते हैं। तो ये हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ये हो गए सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब वेलफेयर को क्यों नहीं किया, वेलफेयर को हमने क्यों नहीं क्लिक किया? बोलोगे कि सर वेलफेयर को भी तो कर सकते थे। वेलफेयर को हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देखो ना, जब गवर्नमेंट क्या करी, जो प्राइवेट चीजें उनको सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, तो वो क्या हुआ, वो सोशलिज्म हुआ, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वगैरह है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेती जा रही है, तो वो हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल, वो हो गए सोशलिस्ट प्रोग्राम। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ए मार्क करके अगले क्वेश्चन पे, Who headed the central government in India after 1998 parliamentary election? 1998 parliamentary election के बाद में किसने हेड की थी यहाँ पे केंद्र में सरकार? पहले अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा HD देवगौड़ा, देन PV नरसिम्हा राव एंड IK गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स अटल बिहारी वाजपेयी हैज हेडेड द गवर्नमेंट आफ्टर 1998 जनरल इलेक्शन। तो आप ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे मार्क कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है। अगला सवाल, which was one of the possible reason of Indira Gandhi deteriorating economy during 1970s? इनमें से हम देखते हैं कि कौन सा एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, कौन सा एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि हमारी इकोनॉमिक हालत 1970s में क्या हुआ, खराब होने लगी, ठीक है। कौन सा इसमें से एक पॉसिबल रीजन हो सकता है? पहला, पीपल स्टॉप पेइंग टैक्सेस, दूसरा इंडो पाक वार 1977, यूएस स्टॉप इकोनॉमिक एड टू इंडिया, देन करप्शन एंड देन ऑल ऑफ द अबव। ये वाला तो कहीं ना कहीं आता ही नहीं है, ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव अभी होगा नहीं। यहाँ पे इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, ठीक है, जिसमें हमने क्या, बांग्लादेश को एक नई कंट्री बना दी थी, और तभी यूएस ने हमें कुछ एड देना बंद कर दी थी। और ये पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रीजन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो? इनमें से कौन सा नेटो का मेंबर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, कौन है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ये सभी लोग नेटो के मेंबर हैं, ठीक है। अगला सवाल, Which of the following statement is wrong with regard to parliamentary committee? अगेन यहाँ पे क्या आया, wrong शब्द आया है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। Which of the following statement is wrong with regard to the parliamentary committee? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला, the parliamentary committee is appointed or elected by the speaker and chairperson, ये तो एकदम सही है। दूसरा, work under the guidance of speaker and chairperson, ये भी एकदम सही है। Has a secretariat provided by the president of India, एंड फोर्थ वाला क्या है, सबमिटेड रिपोर्ट टू द हाउस ऑफ स्पीकर ऑफ चेयरपर्सन, ये वाला भी सही है। तो बचा कौन सा, ये तो ऑफ कोर्स ये गलत है कि ये एक सेक्रेटेरिएट इनको प्रोवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये ऑफ कोर्स गलत है। बाकी ये तीन स्टेटमेंट सही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सी वाला स्टेटमेंट है यही गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट, द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज चार्ज टू द पेंशन ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन है वो कहाँ चार्ज की जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही लास्ट सर्व्ड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ डिफरेंट स्टेट वेयर ही हैज सर्व्ड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस वाले क्वेश्चन को मैं नाम दूंगा हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं ये भी कहूंगा, ये क्वेश्चन क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था और एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम जो हमारे टैक्स के रुपए देते हैं
वो कहाँ जा रहे हैं, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहे हैं। और जो सरकार जो रुपए खर्च कर रही है वो कहाँ से कर रही है? क्या सरकार खुद रुपए कमा रही? जी नहीं, सरकार खुद तो रुपए कमा नहीं रही। तो सरकार रुपए कैसे कमा रही है? यहां से वो लोगों से क्या करती है, मान लो दीज आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनसे गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स, ये गवर्नमेंट है। और ये टैक्स कहां जाता है? ये टैक्स चले जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ये चला जाता है, ठीक है। और यहां से फिर गवर्नमेंट क्या करती है? यहां से गवर्नमेंट स्पेंड करती है ऑन पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, बजट में रुपए निकालने के लिए। ये यहां से गवर्नमेंट खर्च करती है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहां पे स्पेंड करती है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई, ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है, ठीक, समझ में आया। अगला सवाल, यहां पे ऑप्शन ए को मार्क कर देना। अगला सवाल, WTO stand for, it is a very easy question कि WTO stand for World Trade Organization, World Territorial Organization, War Trust Organization और World Trade Organ। ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को हम सही मार्क करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? नेक्स्ट, इन जनवरी 2007 द टू कंट्री दैट ज्वाइन EU वेयर, ठीक है, जनवरी 2007 में कौन सी कंट्री EU से EU ने ज्वाइन किया? तो इट वॉज रोमानिया एंड बल्गारिया। ब्रिटेन पहले से था, फ्रांस पहले से था, फिनलैंड स्वीडन थे ही, ठीक है। अगर आपको डेनमार्क का नहीं भी पता तो ब्रिटेन तो था, आपको पता है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आपको ये पता है फ्रांस तो पहले से था, तो ये वाला भी हो नहीं सकता है। आपको स्वीडन और इनका आइडिया होगा तो उनका भी पता होगा, बचा ये, तो इन्होंने ज्वाइन किया। अब आज की तारीख में आपको क्या होगा कि यहाँ पे कौन सी कंट्री ने एग्जिट मारा? तो वो है ब्रिटेन ने, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटेन ने EU से एग्जिट मारा है। आज की तारीख में सवाल आने की संभावना उससे है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, Who took the administration after Pakistan framed its first constitution? पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन किसने संभाला था? वो हमने देखा था जनरल अयूब खान ने। जनरल जिया उल हक, जनरल याह खान, जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल अयूब खान। तो जनरल अयूब खान ने पहला एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट, यहाँ पे Which of the following statement about United Nation is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन को लेके गलत है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन को लेके गलत है, हमें वो देखना है। द UN was founded as a successor of League of Nation, ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम सही है भाई। It was established in 1946, चलो ठीक है, अभी नहीं पता तो नीचे वाले देखते हैं। इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोका जा, पीस को इंश्योर किया जाए, तो ये सही है। इट वाज इंटेंडेड टू ब्रिंग कॉपरेशन अमंग द स्टेट, बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव था कि कॉपरेशन रहे। तो 1 2 3 ये सही है। और इन्होंने पूछा कौन सा गलत है, तो ऑफकोर्स ईयर वाला ही गलत है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी वाले को मार्क कर देंगे। तो कई बार आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत मदद मिलेगी। एलिमिनेशन मेथड से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल, What do you understand by ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? आप ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से क्या समझते हैं? एकदम नया कॉन्सेप्ट आया, देखते हैं। It deals with the use of threat or a use of military, ठीक है। The main focus is on the use of military force, बिल्कुल। It is the force in both principal threat to security and means to achieve a security, बिल्कुल सारे सही है, all of the above। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मतलब पहले मिलिट्री वगैरह की बात होती है ना, आज के तारीख में इकोनॉमिक बातें होती है, आज के तारीख में सैंक्शंस की बातें होती है। लेकिन पहले के समय पे किसकी बात होती थी? पहले के समय पे बेसिकली मिलिट्री, बंदूक के दम पे आपको डराया जाता था। आज के तारीख में हम लोग कैसे डराते हैं? इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पहले बंदूक के उस पर आपको डराया जाता था। क्लियर है? मतलब देशों को डराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following agency of UN is related to environmental issue? यहाँ पे कौन सा है जो environmental issues है? UNDP, UNEP, UNESCO, UNHRC। तो यहाँ पे
यूएनईपी, ठीक है, ये यूनेस्को और ये यूएनएचआरसी तो हो ही नहीं सकता, ये तो ह्यूमन राइट्स वाला है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नहीं होगा, तो यहाँ पे यूएनईपी ही होगा। अगर कोई अपना दिमाग लगाएगा कि ये ह्यूमन राइट्स वाला है, वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला है, ये नहीं होगा, यूएनईपी ही होगा। क्लियर है? तो यू विल बी मार्किंग यूएनईपी ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज, ठीक है, जब बहुत सारी कंट्री का इंटीग्रेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ग्लोबलाइजेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, Which of the following is incorrect about the causes of globalization? इनमें से कौन सा incorrect है? Again a question of incorrect. Which of the following is incorrect about the causes of globalization? Globalization originated in the US. It caused by particular community of the people. इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अलोन कॉजेज ग्लोबलाइजेशन। तो कौन सा इनकरेक्ट है? सारे के सारे इनकरेक्ट है। क्या सिर्फ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी तो होते हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ अमेरिका से निकला है, कहीं और नहीं? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इट इज कॉज बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ द पीपल, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल के द्वारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हुए? ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे हो गए हैं गलत, सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे हो गए गलत। अगला क्वेश्चन, हु propounded टू नेशन थ्योरी? किसने टू नेशन थ्योरी? इट इज एन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। किसने टू नेशन थ्योरी दी है? मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफर खान, निजाम ऑफ हैदराबाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किसने दी है? इट इज ऑफ कोर्स मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी है, दैट इज इंडिया ऑफ पाकिस्तान। क्लियर है? नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन। अब यहाँ पे टू नेशन थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट था, उसका एमसीक्यू है। मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शुड बी टू सेपरेट नेशन, पहला। देयर शुड बी अ डिफरेंट कंट्री फॉर ऑल डिफरेंट रिलीजन, दूसरा। मुस्लिम शुड बी गिवन ऑटोनॉमी, तीसरा। ओनली हिंदू शुड रूल द कंट्री, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शुड बी ऑफ टू डिफरेंट, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शुड हैव टू डिफरेंट नेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following challenges were faced by India after independence? इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े थे? अकोमोडेशन एंड यूनिटी, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड वेलबींग। ऑफकोर्स सारे अकोमोडेशन, सारे लोगों को अकोमोडेट करना, सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना। यूनिटी, इंडिया में ऑलरेडी इतनी डाइवर्सिटी थी, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पे सबको एक साथ में एकजुट करना। एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा गरीबी थी, डेमोक्रेसी सक्सेस हो पाती नहीं होती। देन डेवलपमेंट एंड वेलबींग, लोगों का डेवलपमेंट करना, वेलबींग करना, ये भी एक चैलेंज था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया इज अडॉप्टेड ऑन द ईव ऑफ डेवलपमेंट? कौन से दो मॉडल इंडिया ने अपनाए थे यहाँ पे? ठीक है, socialist model as in USSR, Gandhian model of the development, the liberal capitalist model as in Europe and in USA। तो यहाँ पे both A and C, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल है, कौन से दो मॉडल? तो ये दो मॉडल में एक ही जवाब मिल रहा है ना दो मॉडल का, ऐसा तो नहीं है। टू मॉडल्स पूछा है यहाँ पे, अगर टू नहीं होता और यहाँ पे सिर्फ विच मॉडल होता तो हमें चारों जवाब को देखना पड़ता, लेकिन यहाँ दो बोला तो यही दो हैं। क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, थोड़े से ट्रिक समझ रहे हो ना? यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ही ऐसा लिख देते कि आंसर अपने आप बन जाता है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे बारी आ गई है, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, एक ये पैरा है, एक ये यहाँ पे अनसीन पैसेज टाइप है, इसको हमें पढ़ना और इस पे से हमसे सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, तीन क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं। तो इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़िए। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो पैसेज में दिया क्या है उसे समझते हैं। The US and Soviet Union signed a number of arms control treaty, including Strategic Arms Limitation Treaty, second, SALT and Strategic Arm Reduction Treaty, START. ठीक है, The Nuclear
Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 was an arms control treaty in a sense that it has regulated the acquisition of nuclear weapon. Those countries that has tested the manufactured nuclear weapons before 1967 were allowed to keep their weapon, and those who had not done so were give up their right to acquire them. The NPT did not abolish nuclear weapon, rather it limited the number of countries that could have them. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसके बारे में बात की गई है? रशिया और यूएस, सोवियत यूनियन के बारे में, मतलब सोवियत यूनियन और यूएस के बारे में बात की गई है। कोल्ड वार के दौरान की बात की गई है कि इन दोनों ने बहुत सारी ट्रीटीज साइन की थी न्यूक्लियर वेपन को कम करने के लिए, ठीक है, जिसमें से एक थी सॉल्ट, दूसरी थी स्टार्ट। फिर यहाँ पे बात की गई है एनपीटी की। एनपीटी में क्या था? ये 1968 की ट्रीटी है कि जिसने 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर लिया वो ठीक है, इसके बाद में कोई भी न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर नहीं करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी को, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। तो इसके बाद में लोग क्या है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में यूज होती है। तो जो भी न्यूक्लियर केपेबल स्टेट हैं ये लोग दूसरी कंट्रीज को ये न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ये लोग टेस्ट नहीं करेंगे। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि जो अमीर देश है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे और जो गरीब देश है जो पीछे रह गए उनके पास नहीं रहेंगे। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है। इस पूरे पैसेज का मैंने क्या कर दिया, इस पूरे पैसेज को मैंने आपको हिंदी में समझा दिया। क्लियर है? ऐसे डिफिकल्ट पैसेज भी आ सकते हैं लेकिन डोंट वरी, क्वेश्चंस बहुत सरल रहेंगे, इस पैसेज में मिल जाएंगे। पहला, व्हाट इज आर्म कंट्रोल ट्रीटी? इसके ऑप्शन है टू रेगुलेट द एक्विजिशन ऑफ वेपन, टू रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ वेपन अमंग द कंट्री, नीदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी मतलब कि हमें रेगुलेट करना एक्विजिशन वेपन्स को, ले जो वेपन्स हम लोग ले रहे हैं उसको रेगुलेट करना, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना, रेगुलेट करना। दूसरा, टू रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स अमंग द कंट्री, ठीक है, जो डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स अमंग द कंट्रीज हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, उसको रेगुलेट करना। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देन नेक्स्ट, the first round of strategic arm limitation talks begin in January 1970, November 1969, December 1971 and May 1970। तो ये पैसेज में नहीं दिया लेकिन ये एनसीईआरटी में है, तो नवंबर 1969 पैसेज में दिया है क्या? पैसेज में नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। क्लियर है? दूसरा सवाल, तीसरा सवाल मतलब 43 और इस पैसेज का तीसरा सवाल, द एनपीटी इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी एम्ड एट लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है, एनपीटी उसके लिए, ठीक। ये जो पैसेजेस है ना ये भी क्या है, आपकी एनसीईआरटी के उठाए हुए एस्कर्प्स हैं, एनसीईआरटी के उठाए हुए पैराज हैं जहां से आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसेज भी वही है। क्लियर? समझ में आ गया? दूसरे पैसेज को समझते हैं। रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इसको देखना है और आंसर्स करने क्वेश्चन को, ठीक है। 44, 45, 46 इसके बेसिस पे। नाउ, global poverty is another cause of insecurity. World population now at 650 crore will reach to 700 to 800 crore within 25 years, and many eventually left out at 900 to 100 crore. Currently, half of the world population growth occurs in just 6 countries: India, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and Indonesia. Amongst the world poorest country, the population is expected to triple in next 50 years, whereas many rich countries will see population shrinkage in that period. High per capita income and low population growth make rich state or richer social groups get richer, whereas low incomes and high population growth reinforce each other to make poorer state get poorer। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इस पैसेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जो बात है ये बात पॉपुलेशन को लेके और पॉवर्टी से लिंक है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही वैसे वैसे गरीबी भी बढ़ रही है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश यहाँ पे बहुत स्पीड से बढ़ रही है। वहीं अगर हम अमीर देशों में देखें तो पॉपुलेशन घट रही है, लोगों के पास आमदनी अच्छी है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम अगर प्रति हाउस होल्ड देखें, प्रति घर कितने ज्यादा रुपए कमाए जा रहे हैं तो वो वहां पे ज्यादा है कंपेरेबल ये जो कंट्रीज हैं। ठीक है, ये इस पैसेज का पूरा सारांश था।
अब बारी है क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 44 और इस पैसेज का पहला क्वेश्चन, नेम द कंट्री वेयर देयर इज अ लिटिल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, none of these. Name the country which has little growth of population, जहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत कम है, तो यहाँ पे हम किससे मार्क करेंगे, यहाँ पे हम none of these पे करेंगे, क्योंकि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में तो क्या है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन अच्छी खासी ग्रो कर रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने किया डी, none of these। फिर क्वेश्चन नंबर 45, two reason to make rich state more richer are high per capita income, low population, both A and B, and D डेनमार्क। तो ऑफ कोर्स ये both A and B होगा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो क्या है, टू रीजंस बोले हैं, तो ये टू रीजंस ये रहे ना, तो ये हो गया both A and B, तो इस पे हमने मार्क कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what make poor countries more poorer, पुअर कंट्री को और क्या पुअर बना रहा है, लो इनकम, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ एजुकेशन, डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज, गरीब देश और गरीब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ आमदनी कम है, उसके बाद में वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन वहाँ पे कम है, तो ये सारे ऑप्शंस मिलके ये क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज में कन्वर्ट हो गया है। सो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज पे टिक किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी फिर 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। India has supported the restructuring of UN on several grounds. It believes that a strengthened and revitalized UN is described in a changing world. India also supports an enhanced role for UN in promoting development and cooperation among the states. India believes that development should be central to UN agenda, as it is a vital precondition for maintenance of international peace and security. One of India's major concern has been composition of the Security Council, which has remained largely static, while UN General Assembly membership has expanded considerably. तो यहाँ पे बेसिकली ये पैरा किस पे बात कर रहा है, ये पैरा बात कर रहा है यूएन रिफॉर्म, ठीक है। ये पैराग्राफ किस पे बात कर रहा है, ये सोर्स बेस्ड बात कर रहा है यूएन रिफॉर्म पे, ठीक है। ये ऐसे वाले पैसेज आपके आने की उम्मीद है। दूसरा ये बात कर रहा इंडियाज रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। यूएन रिफॉर्म्स, इंडियाज रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इस वाली चीज को अब हमें देखना है, मतलब ये इस पूरे पैसेज में था, ठीक है। अब हम लोग एमसीक्यू और है, अभी पूरा पैसेज खत्म नहीं हुआ। देखो हमें लगा पैसेज खत्म हो गया, लेकिन पैसेज खत्म नहीं हुआ, पैसेज अभी और बचा है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया है। इंडिया कंसिडर्ड दैट इट हैज हार्म्ड द representative character of the Security Council. It also argued that an expanded council with more representation will enjoy greater support in the world community. India support an increase in number of both permanent and non-permanent member. Its representative have argued that activities of Security Council have greatly expanded in few years. The success of Security Council actions depend upon political support of the international community. Any plan for reconstructing of Security Council should be therefore be broad based. For example, Security Council should have more developing countries in it. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये वाला, देन इसका भी लेना है तो ये अपने पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की बात की गई है कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे परमानेंट मेंबर कौन है, यूएसए है, उसके बाद में ब्रिटेन, उसके बाद में हम लोग देखते हैं यूएसए, ब्रिटेन, देन फ्रांस, उसके बाद में रशिया एंड देन चाइना, ठीक है। ये 5 उसके एकदम परमानेंट मेंबर है, तो इसको और बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। ये 5 एकदम, ये जो 5 है ये एकदम उसके परमानेंट एकदम कोर मेंबर है, ठीक है। नाउ what has been one of India's major concern? टेररिज्म, करप्शन, द सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली। तो यहाँ पे बात हो रही सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले। क्लियर। दूसरा,
How, according to India, should be a plan for reconstruction of Security Council? Broad-based, large-scale, more elaborative, none of these. Broad-based. ठीक है, सीधा पैसेज से हमने क्वेश्चन देखा है. Now, according to India, what kind of development should be if it is proposed by UN? Central to UN agenda, central to superpower of the world, central to the developing nations, all of these. ठीक है, central to the UN agenda, central to the UN agenda, सुपर पावर के एजेंडा से हमें कुछ नहीं लेना देना है. क्लियर है? देन लास्ट क्वेश्चन, which organization India suggests UN should include more countries to represent in Security Council, in General Council, in the UN, in WHO, in Security Council. तो इसी के साथ में हमारा मॉक पेपर होता है यहाँ पे समाप्त. ठीक है, आई होप सारा आपको समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको बने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी बने होंगे. तो इसका एक ही रीजन है, इसका एक ही वो है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, डेली आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे. तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी यहाँ पे चीजें व्यवस्थित तरीके से होंगी. क्लियर है? इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पर आपका सीयूटी का पूरा सिलेबस हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का देख सकते हैं, एक और मॉक टेस्ट पेपर करवा दिया, वो भी आप देख सकते हैं. ठीक, सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं. तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट. मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए. जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा. यहाँ पे नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. ठीक है, यहाँ पे सभी क्लासेज मेंशन है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लाइक CBSE K12 इंग्लिश, CBSE K12 हिंदी, NTSC, ओलंपियाड, CUET, जिस चीज की आपको पढ़ाई करनी हो आप उस चीज पे जाके क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लास K12 में इंग्लिश में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लास 11th में गया तो क्लास 11 के वीडियोस दिख जाएंगे. अगर मैं CUET में जाऊँगा, CUET को क्लिक करूंगा तो CUET के वीडियोस दिखेंगे. NTSC में जाऊँगा तो वहाँ पे वीडियोस दिखेंगे. तो और यहाँ पे आप किसी भी क्लास को क्लिक कर लेंगे, लाइक मैंने 11 पॉलिटिकल को क्लिक किया, तो मैंने जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लास 11 के वीडियोज आपको नजर आ जाएंगे. क्लियर है? और ये जो वीडियोस होंगे टॉपिक वाइज होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, आपके लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे. सो इट इज ऑल अप टू यू. अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने में समस्या है तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ तमाम तरीके की कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए. साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.